नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 2 मैथ का रियल एनालिसिस, और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 तक देख लिया था, और जो लेक्चर नंबर 9 है शायद उसमें आवाज़ नहीं आई है, यानी कि साउंड का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो कुछ लोग कमेंट किए थे कि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं आई है, तो उस वाले लेक्चर को हम पुनः एक बार फिर से बनाकर अपलोड करेंगे। क्लियर है सबको? तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन उसके आगे हम लोग जब पढ़ चुके थे ट्रांजिटिव रिलेशन, पढ़ चुके थे सिमेट्रिक रिलेशन, तब उससे रिलेटेड एक नोट लिखेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। वो वाला वीडियो हम पुनः आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। क्लियर? तो लिखिए नोट पॉइंट, और ये सब नोट पॉइंट जरूर याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि इनवर्स रिलेशन ऑफ एवरी, इस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एवरी ट्रांजिटिव रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कह रहा है आप समझिए इस बात को। कह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्रांजिटिव रिलेशन है आर, ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? तो कह रहा है इसका जो इनवर्स होगा आर इनवर्स, ये भी हमेशा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है सबको? बातें क्लियर हो रही हैं अब कि इसका जब हम इनवर्स निकालेंगे तो जो हमारे इनवर्स रिलेशन मिलेगा वो भी क्या होगा? हमेशा ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है ना? क्लियर है सभी को? ये हमारा नोट पॉइंट कह रहा है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट एक्स है, उसमें ले लेते हैं वो ए बी सी, तीन ही एलिमेंट लेते हैं, और इस पर एक ट्रांजिटिव रिलेशन हम आर निकालते हैं। ठीक? तो आर मान लीजिए आर इक्वल क्या लिखेंगे? ए कामा बी लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं बी रिलेटेड टू सी, यानी कि ए किससे रिलेशन होना चाहिए? सी। तो ए कामा सी एक ही बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की डिफिनेशन क्या थी कि अगर x बिलोंग करे, x कामा वाई बिलोंग करे आर, एंड और क्या y कामा जेड बिलोंग करे कहाँ पर? आर में, तब क्या करना चाहिए? x कामा जेड कहाँ बिलोंग करे? तो ये इम्प्लाइज करे क्या कि x कामा जेड भी कहाँ बिलोंग करेगा? आर में। हमने बताया था आप लोगों को बहुत अच्छे से डिफिनेशन, लेक्चर नंबर 10 में जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने सारी बातें समझा रखी थी। यानी कहने का मतलब डायग्राम देखेंगे कि यानी x y z, यानी इसका कहने का मतलब है x किससे रिलेशन में है? y में, और y किससे रिलेशन में है? z में। तब हमें दिखाना होगा कि x किससे रिलेशन में है? z से। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? चलिए, तो यहाँ देखिए a b से रिलेशन में है, a के लिए देखेंगे तो a b से रिलेशन में है, तो यहाँ देखिए a b और c, a b से रिलेशन में है। ठीक? और b किससे रिलेशन में? c से। तो a c से है। पहले वाले के लिए देखेंगे, पहले टपल के लिए a b से रिलेशन है और b किससे रिलेशन में? c से। तो a c से रिलेशन में है, तो a c से रिलेशन में है। अब दूसरे टपल के लिए देखेंगे तो b किससे रिलेशन में है? c से। और c किससे रिलेशन में है? यहाँ पर देखिए c किसी से रिलेशन में है? नहीं, क्योंकि c यहाँ पर होगा तभी। ठीक? जैसे पहले का दूसरा, तो दूसरा किसके रिलेशन में है? तो ये देखिए यहाँ पर c नहीं है, c नहीं है। तो अगर एक ही रिलेशन में है तो आगे की बात ही नहीं करेंगे। जब आगे वाला होता तब तीसरा वाला बात करते हैं ना, तो यहाँ पर पहले में ही ख़त्म हो गया, तो इसके आगे हमें बात नहीं करनी है, यानी तब भी ये सेटिस्फाई होगा दूसरे के लिए। तीसरे के लिए बात करेंगे तो देखिए a c से रिलेशन में है, तो c देखिए किसी और से रिलेशन में है, तो यहाँ देखेंगे c नहीं है, तो आगे भी यहाँ पर भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों होंगे तब तीसरे वाले की बात करेंगे। तो यानी कि हमारा सेट क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलिए इसका इनवर्स निकाल के देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं इसका आर इनवर्स। तो लिखेंगे इसका इनवर्स लिखेंगे, तो यहाँ से लिखिएगा इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। तो इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे? आर इनवर्स इक्वल क्या लिखेंगे बताइए? इसको पलट देंगे b कामा ए बाई डिफिनीशन ऑफ रिलेशन, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर x कामा y बिलोंग कहाँ है? r में, तो r इनवर्स में किस टाइप के एलिमेंट होंगे बताइए? तो r इनवर्स किस टाइप के? y कामा x टाइप के होंगे। फॉर ऑल x कामा y कहाँ बिलोंग करे? r में, यानी जितने भी x कामा y r में हैं उन सभी के लिए क्या मिलेगा? y कामा x। किस में? r इनवर्स में। तो यहाँ r इनवर्स कर लीजिएगा। क्लियर? सबको समझ में आ रही बातें? तो यहाँ b कामा a है। ठीक? अब इसका जब करें तो क्या लिखेंगे? इसको
सी कामा बी, और इसको लिखेंगे तब क्या लिखेंगे यहाँ पर सी कामा ए। क्लियर। तो ये जो रिलेशन आया अब इसको चेक करना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो चलिए एलिमेंट को उठाते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाले की उठाते हैं। तो यहाँ पर बी रिलेशन है ए से, और फिर देखिए ए किसी और से रिलेशन है, तो यहाँ पर देखिए आगे नहीं है। ठीक, ये पहला एलिमेंट देखिए, दूसरे का पहला एलिमेंट अब इधर होना चाहिए, तो नहीं है यहाँ से रिलेशन में, तो आगे की बात ही नहीं करना है। तो पहले के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरे के लिए अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिला जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा तो बातें गलत हो जाएंगी। अब दूसरे एलिमेंट के लिए देखिए तो सी बी से रिलेशन में है और बी किसी और से रिलेशन में है, तो यहाँ देखिए हाँ बी ए से रिलेशन में है, तो यहाँ लिखेंगे बी किससे रिलेशन में है, ए से। तो अब हमें चेक करना है कि अगर दोनों दो तरीके के रिलेशन हो गए, अब हमें चेक करना है कि सी क्या ए से रिलेशन में है कि नहीं। ए बी से, सी बी से है और बी ए से, तो ए सी से होना चाहिए। तो क्या है इसमें देखिए, तो यहाँ पर सी ए से रिलेशन है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया। क्लियर। अब तीसरा हमें देखना है सी कामा ए, तो यहाँ देखिए सी ए से रिलेशन में है और ए देखिए किसी और से रिलेशन में है, तो नहीं है, तो यानी इसके आगे बात ही नहीं करनी है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है सबको। तो हमारा देखिए देख पाए हैं कि कोई भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो उसका इन्वर्स लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा, जो लोग डायग्राम बनाना चाहें वो अपना डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में यहाँ नहीं आया, तो हम फिर से आप लोगों को समझा देंगे। क्लियर। क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नोट पॉइंट लगाइए, नोट 2। दूसरा नोट है, पहला नोट था, दूसरा नोट लिखिए। यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन, यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन राइटिंग समझ में आ रही सभी को। टू ट्रांजिटिव रिलेशन नीड नॉट बी, इस बात को अंडरलाइन करिएगा, नीड नॉट बी और ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। यूनियन आप लोग जानते हैं, मान लीजिए एक सेट ए है दूसरा बी है, तो इनका यूनियन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यूनियन बी। क्लियर। तो इसी प्रकार कह रहा है कि यदि कोई R1 एक है, क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, और दूसरा हमारा है R2 भी क्या है, एक दूसरा रिलेशन है, वो भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, R1 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है और R2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर हम इनका क्या ले लें, यूनियन ले लें, R1 यूनियन R2, तो जो ये रिलेशन मिलेगा ये R1 यूनियन R2, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो भी सकता है और ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों बातें हो सकती हैं इसमें। तो कभी कभी ट्रांजिटिव भी हो सकता है, कभी कभी ट्रांजिटिव नहीं भी हो सकता है। क्लियर है सबको ये बातें जो यहाँ पर डिफिनीशन में कही जा रही हैं। तो जो डायग्राम बनाना चाहिए आप लोग डायग्राम बना लीजिए, और जो लोग नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए, केवल डिफिनीशन लिख लीजिए। क्लियर। तो हम आपको सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन करके बताते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सभी को समझ में आया, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक सेट है X, उसमें कितने एलिमेंट हैं, A B C। हम बार बार इस सेट को इसलिए लेते हैं क्योंकि आप लोग इससे गो थ्रू हो चुके हैं, बार बार इसको लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हम एक दो एलिमेंट भी ले सकते हैं कि 1 2 3 ले लीजिए, 4, जो चाहें वो ले लीजिए, बात वही है। यहाँ पर जनरल हम लोग ले लिए हैं A B C, तो एक सेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि R1 हमारा एक रिलेशन है किस पे, X पे, ऑन X। तो यहाँ पर R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, A कामा B। इसमें कितने एलिमेंट हैं बता सकते हैं कोई, 2 कि 1, 2 नहीं, इसमें 2 एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, A कामा B, तो A एक ही एलिमेंट हुआ। अगर यहीं पर R इक्वल टू A कामा B अलग अलग ऐसे लिखा होता, यहाँ पर ब्रैकेट ना लगा होता, छोटा वाला ब्रैकेट, तभी कहा जाता है कि इसमें 2 एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर अब कितने एलिमेंट है, A, और किस टाइप के हैं, A कामा B, यानी कोऑर्डिनेट टाइप के हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट में है। ठीक, क्लियर है सबको। तो R1 इक्वल टू हमारा इतना है, R2 इक्वल टू एक और रिलेशन ले रहे हैं, R2 इक्वल टू दिया है हमारा, दिया हुआ है C
बी, और क्या दिया हुआ है बी सी, दूसरा दिया हुआ है सी कामा सी। ठीक, तीसरा R3 इक्वल टू दिया हुआ है ए कामा ए, और दिया हुआ है ए कामा ए। चलिए यही लेते हैं। ठीक, ये हमने 3 रिलेशन ले लिया है। अब इसमें देखिए कि जो हमारा R1 है ए कामा बी ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, क्योंकि ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में। ए कामा बी ए रिलेशन है बी में, तो आगे अब बात ही नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर दोनों रहते तब तीसरी की बात करते, तो एक ही है तो एक ही की बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि ए कामा बी है, ठीक, इसमें है आर में, और यहाँ पर बी कामा ए कहाँ आर में नहीं है, R1 नहीं, R1 है तो R1 लिख लीजिए, नहीं कन्फ्यूज हो जाएगा, नहीं है। ठीक, तो हम लोग तीसरे की बात नहीं करेंगे, जब दोनों रहते हैं तब आगे की बात की जाती है, लेकिन एक है एक नहीं है तो क्या करेंगे, यहीं पर बात हमारी खत्म हो जाती है। यानी कि R1 क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन, R2 भी क्या है एक ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि देखिए C B से रिलेशन में है और B देखिए यहाँ पर C से रिलेशन है, तो हमारा C से रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर C से रिलेशन में है। यहाँ देखिए B C से रिलेशन में है और C से रिलेशन, तो क्या B C से रिलेशन में एक खुद ही है, तो ये भी हो गया। और देखिए यहाँ पर तीसरी की बात करें C से रिलेशन है, तो यहाँ C B से रिलेशन है, क्या C B से रिलेशन है, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट है C B से रिलेशन में है, तो यानी दूसरा भी ट्रांजिटिव है। और तीसरा देखिए A से रिलेशन में है, तो ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। जब एक एलिमेंट रहता है तो उसके लिए चेक ही नहीं करते, 2 अगर होते हैं तब उसके लिए हम लोग आगे की बात करते हैं, यानी ये तीनों ट्रांजिटिव है। अब क्या करना है, हम तीनों पहले इसलिए चेक किए क्योंकि ट्रांजिटिव पहले हमें चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ कहा है कि अगर 2 ट्रांजिटिव रिलेशन है तब, मान लीजिए हमने कोई रिलेशन R1 R2 ले लिया है, R3, उस रिलेशन में वो ट्रांजिटिव हो ना, और हम लोग उसका यूनियन लेके देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा वो जिनका यूनियन ले रहे हैं वो दोनों ट्रांजिटिव है कि नहीं। जैसे हम 2 रिलेशन ले लिए R1 और R2, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि R1 और R2 ट्रांजिटिव है कि नहीं। लेकिन एग्जाम में आपको कह के देगा कि R1 और R2 ट्रांजिटिव है, तो आपको तब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि R1 और R2 ट्रांजिटिव है कि नहीं, तब सीधे क्या करना है, आपको यूनियन निकालना है और तब चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो रहा है कि नहीं। तो कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट यूनियन ऑफ 2 ट्रांजिटिव रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, तब क्या होगा आपका आंसर, सपोर्ट योर आंसर। तो आपको क्या करना है, अगर नो बोलते हैं तो आपको एग्जाम्पल देके दिखाना होगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही देना होता है हमेशा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग देंगे और दोनों देंगे। अगर बोलेंगे नीड नॉट बी ट्रू तो आपको दोनों एग्जाम्पल देने होंगे, जिसमें एक बार लेंगे यूनियन तो क्या हो जाए ट्रांजिटिव, और एक बार यूनियन लेंगे तो क्या हो जाए वो ट्रांजिटिव ना हो। तो ये दोनों बातें इस एग्जाम्पल से हम लोग देख लेंगे। तो चलिए लेते हैं, पहले ले लेते हैं R1 यूनियन R2 लेते हैं। चलिए निकालिए, यूनियन निकालना आप लोग जानते हैं कि A कामा B ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन बीच में किसका ले रहे हैं R2 का, तो R2 लिखेंगे C कामा B, फिर क्या होगा B कामा C, फिर हमारा होगा C कामा C। इनका यूनियन लेंगे तो जो हमारा कॉमन है उसको भी ले लेते हैं, तो देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो A कामा B लेंगे, और जो बचे हैं उसको भी ले लेंगे, तो सारे एलिमेंट आने चाहिए, जो कॉमन है वो भी आने चाहिए, जो बच जाए उसको भी लेना होता है यूनियन, सारे को लेंगे तो B कामा C। यूनियन निकालना तो आप लोग सीख ही गए होंगे, हम बता चुके हैं यूनियन कैसे निकाला जाता है। जो लोग लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं शुरुआत से अटेंड करें, तो उन लोगों को सारी चीज़ें बात समझ में आएंगी, क्योंकि अभी पूरी इसके पीछे जितने भी लेक्चर हैं शायद 6ठे या 7वें में कराया गया या 5वें में, ये यूनियन से रिलेशन, यूनियन कैसे क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सारी बातें हमने कर डाली हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो हमने निकाल लिया है यहाँ पर हमारा क्या R1 यूनियन R2 आ गया, हमारा A आ गया। ठीक, अब हम चेक करेंगे सब एलिमेंट के लिए। देखिए A B से रिलेशन में है, पहले के लिए चेक कर लीजिए A B से रिलेशन में है। ठीक, क्लियर है ना। और एग्जाम में कैसे लिखना है उसको सही तरीके से लिखिए। अब यहाँ से लिखेंगे, ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे सिंस A कामा B बिलोंग्स टू कहाँ पर बताइए, R यूनियन R2। क्लियर है ना। और यहाँ पर फिर लिखेंगे एंड, अब देखिए A किसी और से रिलेशन में है नहीं है, तो आगे की बात ही नहीं करेंगे। A B से रिलेशन में है, तो अब देखिए B किसी से रिलेशन में है एंड यहाँ पर देखिए है B किससे रिलेशन में है, C से। तो हमें क्या है चाहिए, अब हमें देखना है A B से रिलेशन में है और यहाँ एंड B C से रिलेशन में है। तो क्या ये इम्प्लाइज कर रहा है कि जो हमारा क्या है A रिलेटेड टू C, तो A कामा C कहाँ है, इसमें है R1 यूनियन R2 में। तो देखिए ये A कामा C कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे डज नॉट इम्प्लाइज A कामा C डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पर, क्या कर रहा है
डज नॉट बिलोंग्स टू ना, ये क्या डज नॉट इम्प्लाइज कर रहा है ना, क्लियर। यहाँ से इम्प्लाइज करना चाहिए क्या, ए कामा सी बिलोंग्स टू इसमें, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे इतना बिलोंग्स टू इतना, बट यहाँ लिखेंगे बट लिखेंगे ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ, R1 यूनियन R2, ठीक। अगर एक भी एलिमेंट मिल गया तो दूसरे के लिए दिखाना नहीं है, पहला ही मिल गया तो पहले के लिए ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा R1 यूनियन R2 है इज नॉट ट्रांजिटिव, ये लिखने का तरीका हुआ, क्लियर। ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जाम में जो कभी आएगा आप लोगों को तो कैसे लिखना है तरीका भी सीखिए, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स आपको लिखने पर ही मिलेंगे, कैसे लिखना है इस पर भी, ठीक। क्लियर हो गया सबको इतनी बातें। चलिए अब देखिए, जैसे पहले के लिए हम लोग चेक किए तो पहले के लिए ये मिल गया कि ऐसा नहीं मिला हमारा कंडीशन जो होना चाहिए, अगर ए बी से रिलेशन में है और बी सी से रिलेशन में है तो ए सी से होना चाहिए, तो हम दूसरे के लिए चेक ही नहीं करेंगे, अगर कोई एक एलिमेंट मिल जाए तभी हमारा वहाँ पर डन हो जाता है, ठीक। अगर एक एलिमेंट के लिए भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा, क्लियर। तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे R1, अब दूसरा निकाल लेंगे R2 और R3 का देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो रहा है कि नहीं, क्लियर है सबको। तो चलिए R1 और R3 का देख लेते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे नाउ R1 कामा R1 यूनियन R3, तो दोनों हम लोग दिखाएंगे, एक ऐसा अपना ऐसा बनाएंगे ट्रांजिटिव कि हम एक बार लें तो क्या हो जाए, वो ट्रांजिटिव हो जाए, एक बार लें तो क्या हो जाए, वो बिना नॉट ट्रांजिटिव। तो पहले में ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो दूसरे में देखिए ट्रांजिटिव हो जाएगा अभी। तो पहला हमारा है ए कामा बी यूनियन, इधर क्या है हमारा R3 ए कामा ए, क्लियर। इसका यूनियन लेंगे तो हमारा आएगा ए कामा बी और दूसरा हमारा आएगा ए कामा ए, क्लियर। अब चलिए चेक करते हैं, तो पहले के लिए चेक करेंगे तो देखिए लिखेंगे सिंस ए कामा बी बिलोंग्स कहाँ से, R यूनियन R3 एंड, और देखिए बी किसी से रिलेशन में है नहीं है तो इतना ही रिलेशन में है, इसके आगे चर्चा नहीं, और लिखेंगे एंड, और क्या लिखेंगे बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पर, R1 यूनियन R2, इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, जब अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसके आगे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। तो इतना लिख के दिखा देंगे, क्लियर। और फिर इसके आगे लिखेंगे सिंस, इसके लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू R1 यूनियन R3, क्लियर, R1 यूनियन R3। तो हमें क्या देखना है कि ए किस रिलेशन में है, तो ए कामा बी एंड, तब लिखेंगे यहाँ पर ए किससे रिलेशन है, ए कामा बी, ए बी से रिलेशन में, तो अब हमें देखना है ए बी से रिलेशन में है कि नहीं, तो लिखेंगे, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है, देखिए यहाँ पर लिखिएगा पहले बिलोंग्स कहाँ पर, R1 यूनियन R3, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है यहाँ से, देखिए तो ये इम्प्लाइज कर दिया, क्या यहाँ लिखना जगह नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं, इम्प्लाइज कर रहा है क्या कि हमारा जो है ए रिलेशन बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, तो ए कामा बी हमारा बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, R1 यूनियन R3 में। तो ये हो गया क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, आप लोग देख पा रहे हैं। तो जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए दिखाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा R1 यूनियन R3 क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए R1 यूनियन R3 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। तो हमने आपको एग्जांपल दे दिया है कि एक ट्रांजिटिव भी बना के दिखा दिया और एक नॉट ट्रांजिटिव भी, ठीक। क्लियर है सबको, तो आप लोगों को पता हो गया है। अब सीधे आप लोगों के दिमाग में चलना चाहिए कि यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन नीड नॉट बी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया सबको। चलिए अब अगला देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन, तब क्या उस केस में होता है कि नहीं, ठीक। तो अगला एग्जांपल लेंगे और देखेंगे उसको, क्लियर। चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक, किसी को कहीं भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। नोट अगला, नोट नंबर 3, किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। लिखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन इज ऑलवेज शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है, आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे।
कह रहा है कि एक R1 रिलेशन है, एक R2 रिलेशन है। ये भी क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये भी क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? कह रहा है अगर इनका इंटरसेक्शन ले R1 इंटरसेक्शन R2, दो सेट का इंटरसेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोग देखते हैं, तो जो ये मिलेगा वो तो हमेशा कोई भी अगर ट्रांजिटिव दो रिलेशन है अगर उनका इंटरसेक्शन ले जाए तो हमेशा क्या मिलेगा? वो ट्रांजिटिव रिलेशन ही रहेगा। क्लियर? तो ये डायग्राम जो बनाना चाहें वो लोग बना सकते हैं और देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अभी हमने ट्रांजिटिव दो रिलेशन लिया था, आर हमारा एक्स इक्वल टू R1 इक्वल टू क्या था हमारा? A, B जो कि ट्रांजिटिव था, और दूसरा हमारा क्या था? R2 इक्वल टू A, B था, और x इक्वल टू क्या था हमारा? A, B, C सेट हमारा दिया हुआ था। ठीक, R2 इक्वल टू हमारा दिया हुआ था, क्या दिया था? A, B और B, C और दिया था C, A जो कि ये भी ट्रांजिटिव था, और एक R3 हमारा दिया था क्या? A, A। ये तीनों ट्रांजिटिव थे। तो चलिए देख लेते हैं इंटरसेक्शन लेके दो देखेंगे। हो सकता है पहले में तो आ भी सकता है, लेकिन दूसरा भी देखेंगे उसमें आ रहा है कि नहीं। अगर सभी में आ रहा है तभी हम कह पाएंगे कि तीनों क्या हैं? हमेशा के लिए क्या होंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। हमेशा एग्जाम्पल देके ही देना होता है। तो चलिए देखते हैं R1 और R2 का निकालते हैं। R1 इंटरसेक्शन R2, तो यहाँ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? A, B इंटरसेक्शन R2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A, B फिर B, C और फिर C, A। क्लियर? तो यहाँ से इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन होते हैं वही पॉइंट लेने होते हैं। तो इसमें A, B है, इसमें A, B, तो यहाँ से A, B ले लेंगे और कोई नहीं है कॉमन इसमें, तो यही होगा। तो जब एक एलिमेंट होता है तो ट्रांजिटिव रहता ही है, तो यानी कि हमारा जो हो गया ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस A, B बिलोंग्स कहाँ पर? R1 इंटरसेक्शन R2 बट एंड और क्या है? B, A डज नॉट बिलोंग कहाँ पर? R1 इंटरसेक्शन R2। इसीलिए अब हमको दिखाने की जरूरत नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा? R1 इंटरसेक्शन R2 इज क्या? ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर सबको? डन? इतनी बातें समझ में आई सबको? चलिए अब दूसरा लेते हैं, R1 और R3 का लेते हैं। तो R1 इंटरसेक्शन R3, तो R1 में क्या है? A, B है, और R3 में क्या है हमारा? A, A है। क्लियर है सबको? तो दोनों में लेंगे तो देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ लोग इसको देख के ले लेते हैं A, A। ये भाई पूरा देखिए ये एक एलिमेंट है, पूरा अभी एक एलिमेंट है। दोनों क्या सेम है? नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो कोई नहीं आएगा, तो यानी फाई। और आप लोग जानते हैं कि फाई हमेशा क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। जब वो कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो दूसरे वाली और तीसरे वाली कंडीशन को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, तो यानी ये क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे भी तो सीधे लिखेंगे एज वी नो दैट, नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस R1 इंटरसेक्शन R3 इज फाई, ठीक, एंड आल्सो वी नो दैट हम जानते हैं कि, अगर हिंदी में बोला जाए तो नो दैट फाई इज ऑलवेज क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया सभी को? तो ये हमारी दोनों बातें कंप्लीट होती हैं यहाँ पर। ट्रांजिटिव रिलेशन से जितने भी पॉइंट्स थे अब यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। ठीक, तो हमने पढ़ लिया कि यूनियन अगर लेंगे तो ट्रांजिटिव कब होगा, कब नहीं होगा। तो यूनियन में ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वहीं इंटरसेक्शन की बात की जाए तो इंटरसेक्शन में सदैव क्या होगा? वो ट्रांजिटिव रिलेशन ही होगा। क्लियर है सबको? इतनी बातें। और इनवर्स ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन इज आल्सो क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? हमने ये 3 पॉइंट्स नोट में देखी, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, आगे यूज होंगी ये सारी चीज़ें। क्लियर है सबको? अब चलिए हेडिंग लगाइएगा अगला, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। हेडिंग क्या लगाना है? कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। तो हेडिंग डालिए कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। ठीक, और इस पे जितने भी थ्योरम बनते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी तक आप लोगों जो भी पढ़ा है उन सभी का यूज आगे होगा।
ट्रांजिटिव रिलेशन की डिफिनीशन भी पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनसे जो थ्योरम बनता है, इससे कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन से, वो 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है और भी 5 मार्क्स का। तो आप लोग इस जो थ्योरम इससे रिलेटेड जितने भी हुए 3-4 थ्योरम होंगे, उन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद करिएगा। क्लियर? तो अगर आप ध्यानपूर्वक समझते हैं तो याद करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो कंपोजिशन करने के लिए हमें कम से कम 2 रिलेशन चाहिए। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो डिफिनीशन लिखिए, लेट यक्स बी अ नॉन एम्प्टी। इस बात को याद रखिएगा, नॉन होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, फाई कभी भी नहीं होगा। एंड आर देखिए, एंड आर एंड यस बी टू रिलेशन, और आर और यस क्या हैं? 2 रिलेशन हैं। ऑन किस पे? यक्स पे। यक्स पे 2 रिलेशन डिफाइन किए गए हैं। ठीक, देन द कंपोजिशन ऑफ आर एंड यस, जो हमारा रिलेशन आर और यस है, इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट किया जाए उसके बारे में कहा जा रहा है, डिनोटेड बाई SOR एंड ROS। ठीक, तो इसको पढ़ा जाता है यस कंपोजिशन आर, इसको पढ़ा जाता है आर कंपोजिशन यस। क्लियर? ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। इसको निकालेंगे SOR निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आ सकती है, और ROS निकालेंगे तो कुछ और आ सकती है, और कभी कभी दोनों क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं। ठीक, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कंपोजिशन कैसे लिया जाता है। क्लियर? तब इसको समझ लेते हैं कि कंपोजिशन होता क्या है। ठीक, सबसे पहले क्या है कि देखिए, हमारा सेट यक्स है। ठीक, 3 सेट है। पहला रिलेशन हमारा डिफाइन किया गया आर, मान लीजिए कहाँ से? यक्स सेट से यक्स में। ठीक, और दूसरा रिलेशन हमारा डिफाइन किया गया इस सेट से यक्स से, क्या? यस। 2 रिलेशन है, आर और यस। तो कह रहा है तो फिर यहाँ से यहाँ जो रिलेशन डिफाइन किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे SOR। ठीक, यस कंपोजिशन आर। ठीक, क्लियर है? क्लियर है ना? अब इसमें देखिए, यक्स में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? यक्स। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे बताइए? वाई टाइप के एलिमेंट। क्लियर है? ठीक, अब इसमें जेड टाइप के, जेड लेना चाहे तो जेड ले लीजिए, नहीं तो ऐसे करिए, जैसे इसमें एक्स है, इसमें वाई टाइप के, वाई इक्वल टू क्या होता है? FX। और इसमें तब किस टाइप के होंगे बताइए? अगर कोई यस है तो यस टाइप होंगे, कुछ और लिखना चाहें तो ऐसे मत समझिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत डाउट हो जाएगा। देखिए ऐसे समझिए, इसका जो को डोमेन है, देखिए ये डोमेन है, ये को डोमेन। ठीक, तो इसका को डोमेन इस वाले सेट का क्या है? डोमेन। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को ना? समझ में आ रहा है? इसका जो रेंज सेट है इधर को डोमेन है, इसका क्या हो गया? को डोमेन। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? तो हमारा यहाँ से एक रिलेशन यहाँ था है, फिर यहाँ से एक रिलेशन यहाँ है, तो यहाँ से जो यहाँ रिलेशन होगा इस सेट से इस सेट में, तो उसे कहा जाएगा क्या? कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। तो इसको पढ़ा जाता है SOR। क्लियर? अगर यहीं पर हम ऐसे ले लें दूसरा सेट 1 2 और 3, इसमें यक्स है, ये भी यक्स है, सेट यक्स है, यहाँ से यहाँ एक रिलेशन डिफाइंड है क्या? अब मान लीजिए आर यस पहले डिफाइंड है और बाद में आर डिफाइंड है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जो रिलेशन होगा उसको कहेंगे ROS। देखिए इस वाले को पहले लिखा जाता है और जो पहले होता है उसे बाद में लिखा जाता है, यानी उल्टा क्रम चलता है। याद करने का तरीका याद कर लीजिए, अगर कभी भी SOR लिखा है तो जान लीजिए जो इधर लिखा है इधर राइट साइड से आएंगे तो पहले रहेगा। ठीक, और यस वाला बाद में रिलेशन बनेगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया है, अगर सेट बनाना हो तो ऐसे बनाइए। देखिए ROS है तो यस इधर है राइट साइड से, तो राइट साइड से जो रहेगा उसको पहले इधर लिखना है। ठीक, तो वो यहाँ पर है और फिर आर इधर है। ठीक, तो यहाँ पर इसको पढ़ा जाता है आर कंपोजिशन यस। ठीक, क्लियर है सबको?
अब आप लोग इस तरीके से पढ़े होंगे, फंक्शन आप लोग जानते हैं। देखिए फंक्शन में आप लोग पढ़े होंगे क्लास इंटर में। देखिए इसे जी ऑफ एफ एक्स ऐसा पढ़े थे, तो एक कंपोजिशन ही था। क्लियर, वो डिफाइंड होता था ऐसे, 3 सेट होते थे। तो पहले कौन सा डिफाइंड होता है, जी ऑफ एफ को लिखते हैं हम जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पहले हमारा एफ रिलेशन होता था, तो यहाँ से यहाँ एफ, फिर यहाँ से यहाँ जी, तो इसी को हम लोग यहाँ से ऐसे डिफाइन करते थे जी ऑफ एफ। क्लियर है, तो वही यहाँ पर रिलेशन में भी बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका डोमेन होता था, जैसे इसमें होते थे एक्स टाइप के एलिमेंट, इसमें एफ एक्स टाइप के एलिमेंट, इसमें जी एक्स टाइप के एलिमेंट, यही होता था। तो इसको लिखते थे एक्स, इसमें एफ एक्स, अगर इसे यहाँ लिखना तो जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर, समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पर देखिए इसके माध्यम से समझ लेंगे इसको कि एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो यहाँ पर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, y इक्वल टू आता है जब रखते हैं तो y टाइप के, तो y इक्वल टू क्या होता है जब x की वैल्यू रखते हैं, तो यानी कि एफ एक्स टाइप का आता है। और एफ एक्स ये हो गया डोमेन, तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। और एफ एक्स टाइप के होंगे तो अगर जी में रखेंगे, फंक्शन हमारे है, फंक्शन में रखेंगे वैल्यू, तो किस टाइप के एलिमेंट रखेंगे, एफ एक्स टाइप के। तो हमारा एफ एक्स टाइप के जो एलिमेंट रखेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जी ऑफ एफ एक्स मिलेगी। तो ये इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ गए, जी ऑफ एफ एक्स टाइप के एलिमेंट आ गए। क्लियर, तो इसीलिए इसे लिखा जाता है जी एफ एक्स लिखा जाता है। तो यहीं से हम लोग इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है सबको। तो इसको समझने के लिए इसको हमने थोड़ा फंक्शन से आप लोगों को रिलेट कर दिया। ठीक, तो यही कहा जा रहा है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। और डिफाइंड कैसे है, अब लिखिए इसके आगे, एंड डिफाइंड एज, अभी तो हमने बताया रिप्रेजेंट और कैसे क्या होता है उसको बता दिया। अब यहाँ लिखिए डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा, मान लीजिए एस ओ आर है, तब डिफाइंड होगा एक्स कामा जेड सच दैट, किस प्रकार से, देयर एग्जिस्ट कहाँ, वाई बिलोंग्स कहाँ पर, एक्स, सच दैट, इस प्रकार से होगा, वाई कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स में, सच दैट इस प्रकार से कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू कहाँ पर, यस। अब इस डिफिनीशन को समझिए, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसको हम अभी समझा देते हैं। ठीक, कह रहा है कि एस ओ आर है, तो अब बताइए इस डायग्राम को पहले यहाँ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उस डायग्राम को छोड़िए इसको, अब इसी को इसके लिए बनाते हैं एस ओ आर। तो पहले कौन सा है, यस। हमने बताया है कि जब भी आपको लिखा होगा तो जो इधर लिखा होगा उस सेट को, उस रिलेशन को पहले डिफाइन करेंगे। तो हमारा रिलेशन किस पे है, एक्स पे, तो एक्स मान लीजिए इसको, यहाँ पर मान लीजिए एक्स है, यहाँ भी मान लीजिए सेट एक एक्स है। ठीक, क्लियर है। चलिए पहला हमारा रिलेशन डिफाइंड है इस पे आर, फिर दूसरा बाद में है तो इसको भी डिफाइन कर लेंगे एस। ये हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि किस में, एस ओ आर, यानी कि एस ओ आर, ये हमारा हो गया एस ओ आर। तो कह रहा है कि एस ओ आर में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स कामा जेड टाइप के एलिमेंट किस में होंगे, एस ओ आर में। क्लियर, यानी इसमें किस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए, एक्स कामा जेड टाइप के। यानी इसके एलिमेंट को हम लोगों ने माना एक्स टाइप का, इसके एलिमेंट को हमने माना वाई टाइप का, इसके एलिमेंट को माना हमने जेड टाइप का। ठीक, हमने इसमें माना कि एक्स टाइप के एलिमेंट है। ठीक, इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है, पहले वाले एक्स में मान लिया, दूसरे वाले एक्स में हमने माना वाई टाइप के एलिमेंट है, इसमें जेड में माना जेड टाइप के। ठीक, क्लियर है सबको, क्लियर हो रहा है ना। चलिए ये देखिए, इसका रिलेशन जब इससे करेंगे तो किस टाइप के एलिमेंट बनेंगे, एक्स कामा वाई टाइप के, किस में बिलोंग करेंगे, आर में। और यहाँ से यहाँ जो किस टाइप के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, यही कह रहा है यहाँ पर, वाई कामा जेड टाइप के, कहाँ बिलोंग करेंगे, ये आर है यस में। तब यहाँ से क्या करना चाहिए, जब हम निकालेंगे क्या, तब क्या मिलना चाहिए हमें, एक्स कामा जेड टाइप के एलिमेंट किस में मिलना चाहिए, एस ओ आर में। क्लियर है सबको। तो वही कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट मिलना, इस प्रकार के, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट मिलने चाहिए, किस में, एक्स में। तो एक्स यहाँ है, तो एक्स में कैसे एलिमेंट मिल रहे हैं, वाई टाइप के। और सच दैट किस प्रकार से मिल रहे हैं कि अगर एक्स कामा वाई, यानी एक्स का रिलेशन वाई से हो, और क्या कह रहा है कि और वाई का रिलेशन जेड से, यानी कि इसका देखिए कह रहा है कि एक्स का रिलेशन वाई से हो जाए। वो एक्स में, इस वाले सेट में किस टाइप के एलिमेंट मिलने चाहिए, वाई टाइप के एलिमेंट मिलने चाहिए। और इस प्रकार से मिलने चाहिए कि एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, वाई से, और वाई का रिलेशन किससे हो जाए, जेड से हो जाए। ठीक, तब हमें दिखाना है कि क्या होगा, तब हमारा जो एक्स कामा जेड होगा। ठीक,
तो कह रहा है एक्स कमा जेड इस तरीके से मिलने चाहिए। ठीक, जब भी हम एक्स कमा जेड लिखेंगे तो हमें इस वाले बीच वाले सेट में एक वाई टाइप का एलिमेंट मिलना चाहिए, जिसके लिए एक्स किससे रिलेशन हो, वाई से, और वाई किससे रिलेशन में हो, जेड से। ये बातें समझ में आ रही सबको? यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन 2-3 बार आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो रिलेशन कंपोजिशन ऑफ टू सेट होता है, तो यहाँ पर अलग अलग सेट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्स लें, तो अलग अलग सेट लेके एक बार समझ लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग कहेंगे एक्स में वही सेट हो तो यहाँ एक्स एलिमेंट कैसे हो गया, यहाँ वाई, यहाँ जेड कैसे, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। तो हम लोग अलग अलग सेट लेके आप देखेंगे। तो अगला वाला देख लीजिए, मान लीजिए हमारा सेट है ए, अगला सेट है बी, अगला सेट है सी। आप समझिएगा, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें वाई टाइप के, और इसमें जेड टाइप के हो सकते हैं। सेट अलग अलग हैं तो सब में अलग अलग टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक, तो हमारा रिलेशन पहले आर कैसे डिफाइंड है, एस ओ आर निकालना था हमें ना, एस ओ आर। तो पहले आर डिफाइंड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ आर हमारा डिफाइंड हुआ। क्लियर? तो आर हमारा यहाँ डिफाइंड हुआ, तो यानी कि हमारा रिलेशन कहाँ से कहाँ है, अगर देखा जाए तो ए से बी में है। क्लियर? और हमारा यस की बात की जाए तो हमारा रिलेशन कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ। तो हमारा रिलेशन कहाँ से है, तो तब आपको दिखाना होगा। जैसे ही आप सेट अलग अलग लेते हैं तो आपको लिखना होगा कि टू रिलेशन आर से ए में है और बी से यस से कहाँ है, जहाँ उसमें आन लिखे थे यहाँ पर ए लिखना होगा। ठीक, तो यस इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से बी से सी में। क्लियर? ये हमारा रिलेशन है। अब कह रहा है, जो हमारा डिफिनीशन कह रहा है, तो कह रहा है कि जो हमारा एस ओ आर होगा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ऊपर जो लिखा गया था, क्या कह रहा है कि एक्स कामा जेड किस में बिलोंग करेंगे, एस ओ आर में, सच दैट इस प्रकार से करेंगे कि देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू किस में, इस वाले में, बी में। सच दैट किस प्रकार से बिलोंग करेंगे, यहाँ भी अब वाई किस तरीके से बिलोंग करके इसको बता रहा है। पहले कहा कि एक्स कामा जेड किस तरीके से बिलोंग करेंगे, तो यहाँ पर इसके आगे जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो इसके लिए लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वाई कामा जेड, ये वाई बिलोंग टू कहाँ पर, बी में। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि सच दैट किस प्रकार से वाई बिलोंग करेगा कि एक्स कामा क्या हो जाए, वाई किस में बिलोंग कर जाए, आर में। और कह रहा है वाई कामा जेड कहाँ बिलोंग कर जाए, यस में। ठीक, इस प्रकार के एलिमेंट वाई के लिए कहा गया, लेकिन इसके लिए अगर बात की जाए तो इतना पूरा कहा गया है स्टेटमेंट। ठीक, समझ में आया सबको? अब देखिए, अगर इसके लिए बात करें कि इतना जो शब्द लिखे हैं, इसके लिए ये 2 स्टेटमेंट कहे गए कि जो हमारा वाई होगा किस टाइप से होगा, सच दैट कि यक्स उसका रिलेशन किससे हो जाए, यक्स का रिलेशन वाई से हो जाए और वाई का रिलेशन जेड से हो जाए। ठीक, समझ में आया सबको? और फिर कह रहा है कि अगर ए और एक्स का हमारा जेड किस टाइप से लेंगे, एक्स और जेड का, कि जो हमारा क्या हो, देयर एग्जिस्ट वाई में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, बी में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट करने का मतलब है कि बी में हमें ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, y1, y2, y3, y4 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसके लिए क्या होगा, एक्स वाई से रिलेशन में होगा और वाई जेड से रिलेशन में होगा। इसका यूज अभी थ्योरम में होगा, इसलिए हम बार बार इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप लोगों की समझ जाइए। एक बार सेट हम सिमिलर लेके देखे थे, यानी कि इक्वल सेट लेके देखे थे कि सभी में एलिमेंट बराबर हो जाए। अब इस बार हम लोग सेट अलग अलग लेके देख रहे हैं। ये डिफिनीशन समझ में आ रही है सबको? तो यानी कह रहा है कि वाई बी में, इस वाले सेट में जो देखिए, इसका डोमेन, इसका को डोमेन, और इसका डोमेन, इसका क्या हो गया, को डोमेन। समझ में आ रहा है सबको ना? अगर यहाँ पर हम डोमेन बोलेंगे तो गलत शब्द हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन में आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी का ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन से में हो, रिलेशन हो, कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं और डोमेन में वही एलिमेंट आते हैं जो रिलेशन में होते हैं। क्लियर? आप ये बात जानते हैं। तो यहाँ डोमेन बोलना गलत होगा, तो आप लोग सेट बोलते सकते हैं कि जो सेट ए में एलिमेंट होंगे और जो सेट बी में एलिमेंट होंगे, जो को डोमेन, इसका मान लीजिए एक बोल सकते हैं आर का जो को डोमेन होगा वो यस के लिए वो सेट क्या होगा, उसके लिए बी होगा। ठीक, तो उसका सेट बी और इसका को डोमेन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, यानी बोल सकते हैं कि रिलेशन यस का पहला जो सेट होगा, जहाँ से यस रिलेशन स्टार्ट होगा और जिसका जो को डोमेन होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? क्लियर है सबको ना? दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम से? तो ये कह रहा है यहाँ पे वाई बी में इस प्रकार से एलिमेंट वाई मिलेगा कि एक्स का रिलेशन किससे हो जाएगा, वाई से, और वाई का रिलेशन किससे हो जाएगा, जेड से। ठीक, अब समझ में आ गई डिफिनीशन? तो यहाँ से जो बनेगा हमारा ये रिलेशन क्या बन जाएगा, एस ओ आर। जब आर ओ एस बनाना हो तो आर को रिलेशन इधर कर देंगे और एस को इधर कर लेंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई? तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। तो अगर लिखना चाहे तो उसको भी लिख लीजिए, आर ओ एस अभी हमने क्या डिफाइन किया, एस ओ आर। अब आर ओ एस लिखना होगा तो क्या होगा, आर ओ एस। तो पहले सेट इधर क्या बनाएंगे, यस बनाएंगे इधर,
अब फिर इसके बाद आर इधर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहेगा ये कि जो हमारा देखिए यह इधर से है, तो इसके लिए दूसरा डायग्राम बनाना चाहे तो दूसरा डायग्राम बनाइएगा। ठीक, ये डायग्राम छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखिए काट दे रहे हैं, पहला वाला हो गया नोट। अब फिर इसके बताइए दूसरे के लिए बना रहे हैं, तो इसको यही डायग्राम रखिए, इसको यस कर देते हैं, इसको आर कर देते हैं। तो हमारा रिलेशन कहाँ से हुआ, यस ए से बी में, और बी से फिर कहाँ हुआ, सी से। तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, आर ओ यस, इसको भी काटना पड़ेगा। ठीक, तो इसको काट दीजिए, तो हो गया आर ओ यस। तो यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारा डिफाइंड किए हम यस से, कहाँ से, बी में। अब हमारा यस कहाँ से रिलेशन हो गया, अब हमारा जो यस है रिलेशन कहाँ से कहाँ हो गया, ए से बी में। लेकिन अगर यही रिलेशन रखा जाए, कहा जाए कि यही रिलेशन है, तब भी कंपोजिशन वही निकालिए। तब इसके लिए कैसे निकालेंगे, अगर हमारा रिलेशन कहाँ है, आर ए से बी में है और बी सी से, देखिए बी हमारा सी से है और ए बी में है, तो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी दिया जाएगा तो इसका जो ए वाला सेट है इसके बाहरी वाले सेट से मैच करना चाहिए। तो इसी प्रकार बी से हम जब करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए यस हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो गया, अब ए से बी में, और आर हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो गया, बताइए, बी से सी में। क्लियर है। तो यानी कि इसका बाहरी एलिमेंट इससे रिलेशन में, तभी बनेगा क्या, आर ओ यस। तो एस ओ आर हमने निकाल लिया है, अब हम लोग निकालेंगे आर ओ एस। तो यहाँ देखिए आर ओ एस के लिए डिफिनीसन क्या होगा, डिफिनीसन ही है ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में है। ठीक, अभी तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में समझ रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को डिफिनेशन करके कि रिलेशन ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ये मैथमेटिकल भाषा में बोला जा रहा है। अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ठीक, तो इसको क्या कह रहा है कि जो हमारे इसमें किस टाइप होंगे, एक्स टाइप के, एक्स कामा जेड टाइप के इसमें भी होंगे, तो एक्स कामा जेड टाइप होंगे, सच दैट किस प्रकार से कि देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कहाँ, सेट बी में। तो यानी कि बी में इस प्रकार से एलिमेंट मिलेंगे, सच दैट किस प्रकार से मिलेंगे कि हमारा क्या हो, एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, वाई से, एंड एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में। पहले आर है, यस है ना, तो यस लिखेंगे, यस में मिले, एंड वाई कामा जेड कहाँ मिले, आर में मिले। क्लियर। तो ये हमारा डिफिनीशन कंप्लीट होता है। तो दोनों चीज़ें बनाकर आप लोग डायग्राम लिख लीजिएगा। दो डायग्राम बनाइएगा, पहले इसको बनाइएगा, फिर दूसरा चेंज करके यहाँ पर यस करिएगा, यहाँ आर, उसके लिए फिर इसके नीचे ये लिखिएगा। क्लियर, ये लिखिएगा, फिर इसके नीचे कौन सा लिखिएगा, यहाँ पर लिख दिए हैं। और फिर दोबारा डायग्राम इसको काट के बनाइएगा नीचे। आप लोग मत काट दीजिएगा, आप लोग नीचे डायग्राम 2 बार बना लीजिएगा। यहाँ पर जगह कम था इसलिए हमने काट कर वहीं पर लिख दिए हैं। तो आप लोग दूसरा डायग्राम बनाइएगा और इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? तो चलिए 2 सेट लेते हैं, उसके बाद कंपोजिशन निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद थ्योरम पे हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को बाद में थ्योरम प्रूफ करने में इजी हो। लेट मान ले रहे हैं एक सेट एक्स है, उसमें एलिमेंट 1, 2 और 3 है। ठीक, इस पर एक रिलेशन डिफाइंड है हमारा, आर इक्वल टू दिया है 1, 2, 3, 1, अगला दिया है 1, 1 और अगला दिया है 2, 2। ये हमारा रिलेशन आर दिया हुआ है, और हमारा यस रिलेशन दिया हुआ है 2, 2, 3, 3 और 1, 2 और 2, 1। और इसमें निकालना है हमें फाइंड आर ओ एस एंड एस ओ आर। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए देखिए, अगर डायरेक्ट निकालना हो आर ओ एस तो क्या करना है, समझ रहे हैं। पहले जो हमारा सेट यस है उसको पहले लिखते हैं, और जो हमारा वो आर रहता है वो बाद में लिखते हैं। तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझिए, उसके बाद एस ओ आर लिखिए। तो डायग्राम पहले बना लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। तो पहले आर ओ एस के लिए हम लोग करेंगे। ठीक, तो केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट, आर फॉर आर ओ एस के लिए। ठीक, आर ओ एस के लिए क्या करेंगे, पहले हमें कौन सा बनाना होगा, यस। तो यहाँ से बनाएंगे सेट। चलिए, तो यहाँ पर हमारा एक्स रहेगा, ये भी एक्स, क्योंकि हमारा सेट किस पे डिफाइंड है, एक्स पे केवल। तो पहले में एक्स क्या क्या आएंगे, देखिए लिखिए, क्या 1, 2, 3, दूसरे में भी 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3, यही एलिमेंट होंगे सभी में। अब रिलेशन डिफाइन करिए, क्या है हमारा 1 से 2 में आर, पहले हमारा क्या होगा, यस। तो पहले यस को डिफाइन करेंगे यहाँ पर, यस। तो यस में देखिए किसका रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन है, तो 2 का 2 से रिलेशन दिखा देंगे।
फिर देखिए यहाँ 3 का 3 से है तो 3 का 3 से रिलेशन दिखा देंगे। फिर यहाँ से क्या है 1 का 2 से तो 1 का 2 से दिखाएंगे। क्लियर। और यहाँ 2 का 1 से है तो 2 का 1 से भी दिखाएंगे। क्लियर है सबको ना। यानी एक एलिमेंट का 2 से रिलेशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। अभी आगे फंक्शन भी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। ठीक, आप लोग इंटर में पढ़े हैं तो आप लोग फंक्शन और रिलेशन में डिफिनेशन अंतर करना जानते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों एलिमेंट रिलेशन में हो सकता है, एक एलिमेंट छूट भी जाता तब भी कोई दिक्कत ना होता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा रिलेशन। यस, अब डिफाइन करेंगे यहाँ से आर। तो आर के लिए क्या करेंगे, 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, तो 1 का 2 से। यहाँ पर 3 का 1 से तो 3 का 1 से। और यहाँ पर देखिए फिर 1 का 1 से है तो यहाँ पर 1 का 1 से भी दिखाएंगे। और फिर यहाँ पर 2 का 2 से है तो यहाँ पर 2 का 2 से दिखा देंगे। क्लियर। और कोई रिलेशन है नहीं। चलिए अब कंपोजिशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ROS। तो हमें दिखाना होगा कहाँ से, यहाँ से यहाँ रिलेशन। यानी पहले का आप देखिए, पहले का किससे रिलेशन है, तो पहले का हम लोग देखेंगे 1 किससे है, 2 से, और 2 किससे रिलेशन से है, 2 से। तो किसका यहाँ पर क्या बनेगा, 1, 2। देखिए इसका देखेंगे किससे रिलेशन है, इसमें, और इसका देखेंगे किससे रिलेशन है, तो इसका रिलेशन केवल किससे है, 2 से। तो यानी 1 किससे रिलेशन है, 2 से। ठीक, जो मिड पॉइंट दोनों में रिलेशन होगा वही बनाएगा आगे वाला। ठीक, तो 1, 2 से रिलेशन में है। दूसरा निकालेंगे 1 का, देखिए 2 का किसी और से रिलेशन तो नहीं है इधर, तो एक ही एलिमेंट्स था तो एक, अगर 2 एलिमेंट्स होता तो एक और बनाते। अब 2 का देखिए, 2 का रिलेशन किससे है, 1 से, तो 2 का रिलेशन 1 से है, और 1 का देखिए किससे रिलेशन है, 1 से और 2 से। तो यानी पहले लिखेंगे 2 का रिलेशन 1 से और 1 का रिलेशन 1 से, तो 1। अब फिर 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, तो यहाँ से लिखेंगे 2, फिर कहाँ 2। क्लियर, समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा जा रहा है। अब तीसरा देखेंगे, सॉरी यहाँ पर एक और देखेंगे, अभी तो 1 में गया था, अभी इसका रिलेशन 2 से भी है, और 2 का रिलेशन किससे है, 2 से, तो 2, फिर लिखेंगे। लेकिन एक बार एलिमेंट आ गया है 2, 2, तो एक सेट में 2 एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता है, इक्वल एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता है, हटाना पड़ता है। अगर लिख भी लेंगे तो आगे हटाना पड़ेगा, इसलिए एक ही एलिमेंट को रखिए यहाँ पर। अब देखिए इसका रिलेशन 3 का है 3 से, तो 3 देखिए किससे रिलेशन में है, 1 से, तो 3 का किससे करेंगे, 1 से, तो यानी 3, 1। क्लियर। और 3 का किसी और से रिलेशन है नहीं है, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, ROS। क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को। अब चलिए SOR के लिए लिखेंगे, केस सेकंड लिखेंगे, केस सेकंड। फॉर किसके लिए, SOR। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले हमें बनाएंगे सेट ऐसे ही। सबसे पहले आप लोग डायग्राम ही बनाया करिए, X 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर सेट अलग अलग रहता है तो ये 1 2 3 हम नहीं लिख पाते हैं सभी में, तब हो सकता है दोनों में अलग अलग एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक, हमारा पहले क्या डिफाइंड होगा, पहले R, फिर क्या होगा, S। तो देखिए रिलेशन क्या है हमारा, R इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए जो यहाँ पर दिया है उसी रिलेशन को डिफाइन करेंगे, बस उसको पहले उसको बाद में। तो R में 1 का किससे रिलेशन है, 2 से, तो 1 का 2 से। और 3 का फिर किससे है, देखिए 3 का किससे है, 3 का किससे बताइए, 3 का 1 से, तो 3 का 1 से। अब फिर 1 का किससे है, 1 से, तो 1 का भी 1 से दिखाएंगे। अब फिर यहाँ का है 2 का 2 से, तो 2 का 2 से भी दिखाएंगे। क्लियर। चलिए अब SOR के लिए आ जाइए, तो SOR में देखिए 2 का 2 से, तो यहाँ से 2 का 2 से। अब देखिए यहाँ पर 3 का 3 से, तो 3 का 3 से। और यहाँ पर 1 का 2 से, तो 1 का 2 से। क्लियर। फिर यहाँ देखिए 2 का 1 से, तो 2 का 1 से भी दिखाएंगे। क्लियर। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक, ये पूरा डिफाइंड हो गया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से, SOR। तो SOR ये रहा, डायग्राम में दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या था, ये ROS। तो वहाँ पर ROS था, यहाँ पर SOR है, तो यहाँ पर SOR लिखेंगे। SOR फ्रॉम कहाँ से लिख रहे हैं, लिख दीजिएगा फ्रॉम डायग्राम। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 1 का रिलेशन देखिए किससे है, 1 से, तो 1 किससे रिलेशन में है, 2 से, तो लिखेंगे यहाँ से 1, 2। अब देखिए 1 1 से है, 1 2 से रिलेशन नहीं है, एक ही से रिलेशन है, 2 से। ठीक है, 1 का रिलेशन फिर किससे है, 2 से, और 2 का रिलेशन किससे है, देखिए 2 से भी है, 1 से है, तो यहाँ 2 रिलेशन बन जाएंगे। 1, देखिए 2 से लिखेंगे तो 2 हमारे लिए है, 1, 2 पहले ही आ गया है, तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ से। और देखिए 1 का 2 का किससे है, 1 से, तो 1, 1 लिखेंगे, तो 1, 1 आ जाएगा। क्योंकि 1, 2 आया था इसलिए दोबारा नहीं लिखे, क्योंकि उससे फिर भी हटाना पड़ता है अगर एक ही सेट में 2 एलिमेंट लिख देंगे तो। अब देखिए 2 के लिए देखेंगे, तो 2 का रिलेशन देखेंगे तो 2 से है, तो 2 का रिलेशन किससे है, 2 से, सॉरी 2 से है, और 2 का रिलेशन किससे है, 1 से, तो 2, 1 लिखेंगे। और देखिए 2 का रिलेशन 2 से है, और 2 का रिलेशन फिर किससे है, 2 से, तो यहाँ 2, 2 भी लिखेंगे। अब 3 का देखिए 3 का रिलेशन 1 से है। अब इधर मत आ जाइए कि इधर रिलेशन तो इधर आ जाइए, नहीं, यहाँ से फिर इसके बाद इधर बढ़ना है आगे की ओर।
ठीक। तो 3 का रिलेशन 1 से है, पहले 3 लिखेंगे, 1 से रिलेशन है, फिर 1 का रिलेशन किससे है 2 से, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3, 2। अब फिर देखिए 3 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन और किसी से नहीं, केवल 2 से है, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद। और ध्यानपूर्वक देखिए क्या ROS और SOR में एलिमेंट सेम है, तो देखिए 1, 2 है तो 1, 2 है, ठीक। चलिए 2, 1 है तो इसमें देखिए 2, 1 है तो 2, 1 अंडरलाइन करते चलिए जिसको जिसके लिए देख रहे हैं। 1, 1 के लिए देखिए तो यहाँ ठीक। फिर इसको देखिए 2, 1 तो 2, 1 ठीक। तो 2, 2 है इसमें, 2, 2 भी है, चलिए ठीक। 3, 1 है इसमें, 3, 1 नहीं है, देखिए देख पाए ना, इसमें 1, 1 है, इसमें 1, 1 नहीं है, यहाँ पर 3, 2 है तो यहाँ 3, 2 नहीं है। यानी कि ROS डज नॉट इक्वल टू क्या है SOR, केवल यहाँ पर। यानी इससे ये भी पता चल रहा है कि SOR और ROS इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी। अभी तो यही पता चला है कि इक्वल नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो भी सकता है कभी कभी केस में, ठीक। जब क्या हो जाए सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो, और कभी कभी ऐसा डिफाइंड हो जाता है रिलेशन कि हमारा सेम आ जाता है। तो ROS कभी सेम भी होंगे, कभी नहीं भी होंगे। हमने एक चीज़ दिखा दिया है कि नहीं होंगे, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ROS नहीं होगा। लेकिन अभी आगे देखेंगे कोई रिलेशन हम लोग को डिफाइन करेंगे अभी, तो उसमें देखेंगे जब निकालेंगे ROS SOR तो इक्वल भी हो जाएंगे कभी कभी, ठीक। तो इसको लिख के चलिएगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा नोट पॉइंट करके, ROS एंड SOR इज नीड नॉट बी इक्वल, ठीक। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नीड नॉट कहने का मतलब यही होता है कि इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये नोट पॉइंट कर लीजिए, उसके आगे हम बात आगे करते हैं, ठीक। चलिए एक थ्योरम लिख लीजिए सबसे पहले आप लोग, और थ्योरम लिखने के बाद एक पहले सवाल लिख लीजिए, आप लोग उसको करिएगा। क्लियर? दे दें सवाल? तो चलिए सवाल लिख लीजिए, उसका आप लोग करिएगा, अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे हो जाएगा। लेट x इक्वल टू दिया है A, B और C, और हमारा क्या दिया हुआ है R इक्वल टू क्या दिया हुआ है A, B, अगला दिया हुआ है A, C, अगला दिया हुआ है B, C, अगला C, A, और हमारा S इक्वल टू दिया हुआ है A, B, और C, B, और अगला दिया हुआ है C, A। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोगों को इसमें निकालना है फाइंड ROS निकालना है एंड SOR निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को निकालनी है, तो आप लोग इसको करके रखिएगा अपना, ठीक। तो देखिएगा कितने लोग कर पा रहे हैं इसको। जो लोग नहीं कर पा रहेंगे तो वो लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हम आपने जो सवाल दिया है इसको सवाल नंबर कुछ दे देते हैं, स्टार दे देते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, स्टार देंगे तो स्टार मतलब हाँ स्टार ही दे दीजिए। तो आपके मोबाइल में बटन रहता है स्टार का, तो आप लोग लिख देंगे स्टार। जो लोग करेंगे यस लिखेंगे, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग नो। क्लियर? तो इसको आप लोगों को करना है, आप लोगों के लिए HW है, जैसे HW दिया जाता था बचपन में, ठीक। और इसमें भी देखेंगे कि ROS या SOR इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आएगा तो आप लोग जान जाएंगे कि इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। क्लियर हो गया सबको? नोट पॉइंट हमने लिखा दिया, आप थ्योरम लिखिए। थ्योरम अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है ये सारे थ्योरम, जितने भी इधर के थ्योरम होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो थ्योरम लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन ही रहेगा रियल एनालिसिस में यही थ्योरम से ही रिलेटेड, और यही कंपोजिशन से रहेगा। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा A और फिर R करके दिया जाएगा लिखने के लिए आप लोगों को, चाहे A वाला कीजिए या अथवा कीजिए। और फिर इसी में दूसरा रहेगा, पहले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में जैसे A कर दिया और फिर इसमें दूसरा रहेगा, सॉरी A करके आएगा और R करके आएगा, दूसरा आएगा B और R करके। दोनों में से देखिए इसको करना होता है या तो इसको कीजिए, दूसरा रहेगा B आई। तो पहले वाले में हो सकता है आपको कुछ डिफिनीसन पूछ ले, जैसे हमने भी बताया इसके पहले वाला जो, और दूसरे में ज़रूर रहेगा एक कंपोजिशन और से रिलेटेड, या तो इसमें रहे या इसमें, दोनों में से एक में सवाल में ज़रूर रहेगा और 5 मार्क्स का रहेगा। तो केवल इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेते हैं केवल, तो आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक। तो सबसे तरीका होता है ग्रेजुएशन में लड़कों को कैसे पढ़ा जाता है यही नहीं पता चलता है। तो आप लोगों को जैसे बता रहे हैं कि जहाँ पर जो थ्योरम है इससे 1 मार्क्स आना ही है 5 मार्क्स के, तो क्यों ना हम इस टॉपिक को अच्छे से भी पढ़ लें, जिससे हमारा 5 मार्क्स क्लियर हो जाए। क्लियर? टोटल मार्क्स होते हैं 50, और 50 में से आप लोग 5 मार्क्स अगर गेन कर लेते हैं तो लगभग 20% आप लोग अपना गेन कर लेते हैं, ठीक। 20% कहिए, नहीं 20% नहीं,
अगर 5 मार्क्स करते हैं 50 का तो 20% कर देगा 5 हम 10, यानी 10% अपना मैथ का स्कोर कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए थ्योरम लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो थ्योरम लिख के कह रहा है लेट एक्स बी सेट। ठीक, क्या है एक्स एक क्या है सेट, नॉन एम्प्टी सेट लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर, तब हमें निकालना है आर एस एंड टी। आर एस एंड टी क्या है 3, आर 3 रिलेशन ऑन एक्स। कह रहा है कि हमारा एक्स क्या है एक नॉन एम्प्टी सेट है और आर एस एंड टी 3 रिलेशन है ऑन किस पर, एक्स पे, यानी एक्स पे कितने रिलेशन डिफाइन किए गए हैं 3। ठीक, देन तब हमें निकालना है आर ओ एस ओ टी, और फिर निकालना है हमें आर ओ एस ओ टी। क्लियर, इसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव एक ही में है ये यहाँ है एसोसिएटिव लॉ, यानी कहने का इसका मतलब है कि जैसे 2 + 3 + 5 = होना चाहिए 2 + 3 + 5, यानी कह रहा है कि पहले वाले 2 को जोड़ें और फिर बाद में तीसरे वाले को जोड़ें, तो जो रिजल्ट आएगा, या पहले बाद वाले 2 को जोड़ें और फिर पहले वाले को जोड़ें, जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम होना चाहिए। जैसे 2 + 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा +5, और फिर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10। तो यानी यहाँ से देखिए यहाँ 2 था ना, तो 5 3 8 हो जाएगा, तो 2 + 8 = क्या आएगा 10। तो दोनों इक्वल आ रहा है, चाहे पहले वाले को 2 जोड़िए बाद में 2 वालों के। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले आर ओ एस, यानी कि आर कंपोजिशन यस निकालें। ठीक, क्या निकालें, आर कंपोजिशन यस निकालें, और उसके बाद फिर क्या निकालें, टी कंपोजिशन आर ओ एस निकालें। तो जो रिजल्ट आएगा, या फिर पहले क्या निकालें, एस ओ टी निकालें, यानी यस कंपोजिशन टी निकालें, फिर क्या निकालें, एस ओ टी कंपोजिशन आर निकालें, तो दोनों जो रिजल्ट आएंगे दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर है, तो इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे कि जब ए और बी 2 सेट हैं तो दोनों कब इक्वल होते थे, बताइए। आर एक तरीके का सेट ही है, आप लोग जानते हैं, सेट में ऐसे आर में रिलेशन इसी ब्रैकेट में लिखा जाता है, और उसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए, बी टाइप के, यानी एक्स, बी टाइप के, यानी आर भी एक सेट है। और आप लोग जानते हैं कि 2 सेट कब इक्वल होते हैं, जब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ क्या हो जाए, ए, यानी ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए। ए किसका सबसेट हो जाए, बी का, और बी किसका सबसेट हो जाए, ए का। तब उस कंडीशन में इम्प्लाइज करता है ए = बी। तो यहाँ पर हम लोग यही दिखाएंगे, पहले इसको लेंगे और इसको दिखाएंगे इसका सबसेट है, यानी कि यक्स में एक ऐसा एलिमेंट फॉर ऑल यक्स किस में हो, ए में, तो इम्प्लाइज कर जाए किस में हो, यक्स कहाँ बिलोंग कर जाए, बी में। यानी हम क्या करें कि यक्स में कोई एलिमेंट लेते हैं और दिखा देते हैं कि वो बी में है, यानी हम लोग कहते हैं कि यक्स बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज करते क्या, यक्स आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ, बी। तब हम कहते हैं कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी। और फिर कहते हैं कि वाई बिलोंग्स टू बी, इम्प्लाइज कर जाए कि वाई बिलोंग्स टू ए, तब हम कहते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ क्या, ए। क्लियर, तो और इस कंडीशन में अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाते तब हम कहते हैं कि ए = बी। क्लियर, तो यही हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ एलिमेंट लेंगे, और इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे बताइए, 3 टाइप है, आर से यस में है, फिर यस से टी में है, यानी इसमें क्या होंगे, एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट किस टाइप के कोऑर्डिनेट होंगे, क्लियर है सबको। इसमें भी किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स, वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। क्लियर, एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर है सबको ना। इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट बनेंगे, क्या, एक्स, वाई। जेड हालांकि इसमें यूज होगा, लेकिन अलग अलग तब होगा। जैसे एक्स का रिलेशन जेड से होगा, जो इसे हम लोग डिफाइन किए थे अभी, और जेड वाई का रिलेशन किससे हो जाएगा, फिर जेड से। ठीक, तो इस तरीके से बनेगा। तो इसका प्रूफ हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अभी इसके प्रूफ में लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। और इस प्रूफ को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक तरीके से दिखा देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे तीर लगा देते हैं दोनों साइड में, इफ़ एंड ओनली इफ़ का इसका मतलब होता है, यानी कि दोनों तरीके से प्रूफ है।
लेकिन अगर जब आप ऐसा करके लिख देते हैं तो वहाँ एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है, क्योंकि ऐसे छोटे पार्ट में हो जाएगा। आप इतने लाइन में कर सकते हैं इसका प्रूफ, लेकिन आप जैसे ही इतने लाइन में प्रूफ कर देंगे तो आप तो ये तो जानते हैं कि इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली, एक बार प्रूफ कर लिए तब जान रहे हैं कि ऐसा होता है। लेकिन इसके पहले कोई भी थ्योरम जब आप पहली बार प्रूफ करते हैं तो ये आपको मान के चलना होता है कि वो थ्योरम आप प्रूफ नहीं किए हैं। प्रूफ इसीलिए किया जाता है ना, जैसे आप लोग सारी चीज़ें पढ़े हैं तो क्यों एग्जाम होता है, यही जानने के लिए ना कि आप जाने हैं कि नहीं जाने हैं। ठीक इसी प्रकार इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, केवल एक साइड से यूज करेंगे, इम्प्लाइज केवल इफ़, इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि दोनों साइड से। जैसे 2 + 3 है, अगर हम लगा दें ऐसे ऐसे 5, तो यानी कि 2 + 3 5 होता है, और 5 = क्या होता है, ऐसे लग जाए तो 2 + 3, यानी ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, दोनों तरीके से। अगर यहीं पर करेंगे 2 + 3 = इम्प्लाइज करें केवल 5, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि 5 = हम लोग ऐसा लिख ही सकते हैं 2 = 2, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 + 1। ठीक, क्लियर है ना सबको, 4 + 1 भी तो 5 होता है। तो इस तरीके से अगर वन साइड से होगा तो वन साइड से ऐसा होगा, लेकिन हमें वन साइड से ही लेके दिखाना होगा कि क्या लिखेंगे उसको, 2 + 3 ही लिखेंगे। तो दोनों तरीके से दिखाएंगे तब हम लोग प्रूव करेंगे। लेकिन कई जगहों पर हम लोग देखा है, अभी हमारे साथ में जो एक लड़का था एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ पर इसी तरीके से कुछ थ्योरम शायद प्रूव कर रहा था, कोचिंग में पढ़ा था कहीं पर, और वो प्रूव किया इसी टाइप से। तो वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने तुरंत कहा कि ये कैसे प्रूव कर रहे हो तुम, इसके मार्क्स 0 मिलेंगे आपको। तो इस तरीके इन सभी चीज़ों से शॉर्टकट से बचिए। हाँ, ये हालांकि सही था करना प्रूफ, लेकिन ये तो आप थ्योरम जान रहे हैं इसलिए आपने यूज कर लिया इसको कि हाँ ऐसा होता है, दोनों टाइप से सही होता है। तो आप डायरेक्ट ना लिख दें कि हाँ ऐसा होता है, ये इक्वल होता है। ये तो आप ये भी जानते हैं कि प्रूफ कर लिए हैं तो ये इसके इक्वल है, प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है उसकी, इसीलिए इसका यूज, इस साइन का यूज नहीं करेंगे हम लोग। आप इस साइन वाले का लेक्चर नंबर 1 में ही सारे डिस्कस कर लिए थे हम, कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, 2 पॉइंट लिखे रहेंगे तो क्या होगा। इस सारी सिंबल्स का यूज हमने लेक्चर नंबर इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, यानी कि जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उसमें इन सभी का डिस्कशन हमने किया था। ठीक, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो सब सारे लोग जाके लेक्चर नंबर 1 अटेंड कीजिए, तो आप लोगों को इन सारी सिंबल्स के बारे में पता चल जाएंगे। ठीक, तो कल हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिख लीजिए ID, आप लोग जुड़ जाइएगा। SANJEET, स्पेस नहीं रहेगा, देखिए MATHES। देखिए मैथ्स में ई नहीं रहता है, लेकिन हम तब भी इसको लिखे हैं ग्रुप में थोड़ा अलग करने के लिए, और एंड 48 लास्ट में। तो ये ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहीं आप लोगों को जियोमेट्री का भी नोट्स मिलेगा, रियल एनालिसिस का और ऑर्डिनरी का, तीनों ODE का। तो जो लोग ODE अभी पढ़ रहे हैं तो उनका लेक्चर पूरा शायद कंप्लीट हो चुका है अब, तो वो लोग पूरा अपना पढ़ते रहिए, कंप्लीट हो चुका है लेक्चर तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। और बाकी रियल एनालिसिस अब चल ही रहा है, आज लेक्चर नंबर 11 है। हमने बताया था कि इसमें टोटल लेक्चर चलेंगे लगभग 40 से 45 लेक्चर चलेंगे। तो आज 11वां लेक्चर है, लगभग 2 महीने में आप लोगों का ये रियल एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। जियोमेट्री थोड़ा लंबा चलेगा, उसमें लगभग 70 से 75 लेक्चर चलते हैं, यानी कि उसको बात की जाए तो लगभग 3 महीने। तो 3 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है सभी को? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को थोड़ा सा भी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के पास वीडियो तुरंत पहुंच जाए अपलोड करने के बाद। क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए रहते हैं तो शायद नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो नोटिफिकेशन चली जाए अच्छे से, और सर्च करने पे भी आ जाए चैनल। जब आप सब्सक्राइब किए रहते हैं तो सर्च करते हैं तो चैनल आ जाता है, स्क्रीन पे शो कर देता है। लेकिन जब सब्सक्राइब नहीं रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है आप लोगों को चैनल हेरने में। तो अपनी सुविधा के लिए करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। ठीक, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। ठीक, और रिवीजन बार बार करते रहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लास्ट में पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। डेली का डेली जितना पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा।